हेलो दोस्तों, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है 14 सितंबर तक न्यूज़ ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आप जो है रेगुलर हमारी सीरीज ये देख रहे हैं डेली न्यूज़ की, तो 14 सितंबर तक हम लोगों ने न्यूज़ कवर कर ली है। और हमारा मेन जो उद्देश्य होता है वो हिंदी माध्यम को लेकर के मेन हम ये न्यूज़ बनाते हैं द हिंदू की, ताकि उनको जो समस्याएं होती हैं इंग्लिश माध्यम में, चूँकि हर चीज़ उपलब्ध होती है, तो हिंदी माध्यम के जो ग्रामीण क्षेत्र में अभ्यर्थी हैं उनको हिंदी में चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती। द हिंदू पेपर जो आता है उसका मटेरियल ज़्यादातर जो है कोचिंग वाले इंग्लिश में ही प्रोवाइड कराते हैं, और कोई कोई अगर हिंदी में करा रहा है तो उसका पूरा जो है पूरा पेपर कवर नहीं कराता। ये तो एडिटोरियल कवर करा देगा या फिर केवल कुछ खास न्यूज 3-4 न्यूज जो है वो कवर करा देगा। तो मेरा जो मेन उद्देश्य था वो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए या हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं उनको ध्यान में रख करके मैंने ये सीरीज शुरू करी है। और ये सीरीज बंद नहीं होगी, आप इसको रेगुलर देख ही रहे होंगे। मैंने 14 सितंबर तक सारी न्यूज कवर करा दी है और आज हम लोग जो है 15 सितंबर की न्यूज देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग ये सीरीज देखते रहिए और अपनी जो तैयारी है 2026 की, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारा अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये 5 महीने को जो न्यूज छूटी है इसको मैं जल्दी कवर कर दूंगा। किसी मैगजीन को मैं जो है पढ़ रहा हूँ और उसके नोट्स में प्रॉपर तैयार कर रहा हूँ। तो एक एक करके, जैसे राज्य व्यवस्था है तो राज्य व्यवस्था का हम लोग जो है पूरा अप्रैल में कौन कौन सी न्यूज़ें थी जो रिलेवेंट भी थी और आने वाले यूपीएससी परीक्षा में या स्टेट पीसीएस वाली परीक्षाओं में उनसे सवाल बन सकते हैं, प्री में भी और मेंस में भी। तो वो सारी न्यूज़ें मैं कवर करूंगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारी न्यूज़ ऐसी होती हैं जो रिपीट होती हैं, रिपीट होंगी तो वो ऑलरेडी यहाँ कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे होंगे जो वहाँ पे, जैसे मान लीजिए अप्रैल की कोई मैगजीन में कवर कर रहा हूँ तो उसमें राज्य व्यवस्था से संबंधित अगर कोई मुद्दा, जैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव है या राज्यपाल का मुद्दा है, वो अगर वहाँ होगा तो मैं उसको जो है संक्षिप्त रूप में कवर करूंगा। क्योंकि मैं डिटेल में कवर कर रहा हूँ 1 सितंबर से डेली आप देख ही रहोगे सीरीज आ रही है, 15 सितंबर तक हम लोग कवर कर लेंगे और आगे भी ऐसे ही आती रहेगी। ये ना सोचिएगा कि जो है केवल आज आया फिर छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं होगा। बस हमारा थोड़ा सा लेट आने का जो रीजन है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग डिटेल एनालिसिस करके ही ये न्यूज लाते हैं। और चूंकि मैं शाम को ही फ्री हो पाता हूँ तो शाम को ही ये सीरीज आ पाती है। तो जो भी अभ्यर्थी ये सीरीज देख रहा है तो एक दिन बाद भी अगर आप देखोगे तो आपको तो यूपीएससी मटेरियल मिलना चाहिए। यूपीएससी से रिलेटेड जो भी न्यूज थी वो मैं कवर कर देता हूँ। तो आप इस सीरीज को देखते रहिए। हमारा मेन जो फोकस होता है डिटेल एनालिसिस पे होता है, ताकि आपके मेंस के प्रश्न जो है 2026 में मेंस के क्वेश्चन भी इससे कवर हो जाए। तो इसलिए इस सीरीज को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 सितंबर की न्यूज है और ये देखिए हम लोग जो है हैंड रिटन में ही चीज़ें कवर करते हैं। हैंड रिटन का मतलब आप देखिए, पीपीटी बनाने का मतलब है कि बहुत सारा समय भी खर्चा होगा और हमारे पास संसाधन, मानव संसाधन की भी कमी है। कोई हमारे पास कोई एक्सपर्ट तो है नहीं कि वो जो है पीपीटी बनाए बैठ करके, अच्छी अच्छी पीपीटी बनाए फिर उसको एडिट करे। तो ये सब इसके लिए जो है मानव संसाधन चाहिए। मानव संसाधन में उनको सैलरी बेस पे ही रखा जा सकता है। क्योंकि अभी हम लोग नए आए हैं इस क्षेत्र में, यूट्यूब ऑनलाइन टीचिंग में, यूट्यूब कह सकते हो या ऑनलाइन टीचिंग कह सकते हो, इसमें नए हैं। तो अभी हमारे पास इतने संसाधन नहीं है, तो हम अपने स्तर से जितना कर सकते हैं, आपकी कोशिश जो भी रहती है, मतलब कि मेंस का कोई भी प्रश्न ना छूटे, यूपीएससी की कोई न्यूज ना छूटे, वो मेन हमारी कोशिश रहती है। तो कंटेंट आप देखा करिए और कुछ दिनों में अगर हमारे पास सारी सुविधाएं होंगी तो हम ये भी सही कर लेंगे। देखिए 2 कमियां हमारे पास हैं। एक तो माइक की, हो सकता है आपको आवाज़ उतनी अच्छी ना आती हो, लेकिन आप न्यूज़ देखोगे तो आपको कंटेंट से मतलब होना चाहिए। थोड़ा माइक अगर या आवाज़ थोड़ी बहुत इधर उधर है तो वो थोड़ा सा मैनेज करके आप न्यूज़ सुनिए। मेन आपका ध्येय होना चाहिए कि आपकी न्यूज़ कवर हो जाए। और दूसरा जो हमारी एक कमी है, एक तो माइक हो गई, दूसरा जो आप पीपीटी की भी शिकायतें आती हैं कि पीपीटी सर जो है किसी से बनवा लिए कीजिए। क्योंकि हम ये मैं जो है हैंड रिटन रूप में लेकर के आता हूँ, तो इसको हम लोग जो है रिटन रूप में या किसी श्रम के थ्रू या किसी व्यक्ति के थ्रू इसको जो है लिखवा लिया कीजिए, तो वो जल्दी कर देंगे। तो अभी आप लोग क्या कीजिए, इसको देखते रहिए ताकि आपकी न्यूज न जो छूटे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि ये बात बतानी थी इसलिए मैंने ये चीज़ें बता दी। तो पहली न्यूज जो दोस्तों थी, आपने देखा होगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो पिछले 2 दिनों से पूर्वोत्तर भारत में हैं। अब पूर्वोत्तर भारत का एरिया आपको पता ही होगा, ये वाला एरिया। यानी सबसे पहले वो जो गए थे मिजोरम आइजोल वाले क्षेत्र में, फिर इसके बाद इम्फाल गए यानी मणिपुर वाले क्षेत्र में, फिर वहाँ पे चूड़ाचांदपुर भी गए थे, आपको पता ही होगा। फिर इसके बाद वो असम में है इस समय। तो असम में भी बहुत सारे उन्होंने योजनाओं को उद्घाटन किया है। तो वहाँ पे कुछ न्यूज़ें कवर थी, तो उसमें एक मुद्दा बहुत ज़्यादा चर्चा में था। जब प्रधानमंत्री जी गए तो वहाँ पे घुसपैठियों का मुद्दा बहुत ज़्यादा चर्चा में था, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने भाषण में घुसपैठियों की चर्चा भी कर रहे थे। तो इससे संबंधित एक न्यूज आ गई थी फ्रंट पेज पे कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसांख्यिकी बदलाव। तो आपको देखो, प्रधानमंत्री जी ने जो बात बोली वो आपके मतलब की नहीं है, लेकिन जनसांख्यिकी जो बदलाव है वो हमारी यूपीएससी में हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। अब ऐसे ही न्यूज निकाली जाती है कि हमारे मतलब की यहाँ से न्यूज क्या आ सकती है। तो जनसांख्यिकी बदलाव क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल से भी कवर करने वाले हैं।
और दूसरा जो मुद्दा है घुसपैठियों का, क्योंकि घुसपैठियों की वजह से ही जनसांख्यिकी बदलाव आ रहा है। कहाँ पे? सीमावर्ती क्षेत्रों में। कौन से सीमावर्ती क्षेत्रों में? आप अगर ये मैप देखोगे तो इस मैप में आप ध्यान से देखो तो असम का कुछ ये क्षेत्र बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है। आप ये वाला एरिया देखो, मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ, ये तो यहाँ पे बॉर्डर है बांग्लादेश और असम का इस क्षेत्र में, और इधर भी असम का ये बॉर्डर है इधर, ठीक है। तो इस क्षेत्र में असम में भी, और इसके अलावा त्रिपुरा वाले क्षेत्र में, और इधर मेघालय का जो क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र। तो इसमें क्या हुआ है कि इसमें बहुत सारे जो बांग्लादेशी घुसपैठिए अवैध रूप से भारत में आकर के बस गए हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वो लोग अच्छी आजीविका के लिए, मतलब भारत में अपना जो है रोजगार के लिए, अपनी अच्छी आजीविका के लिए अवैध रूप से घुस आते हैं। अवैध रूप से घुस करके यहाँ के जो बॉर्डर एरिया में जो भारतीय लोग रहते हैं उनकी संस्कृति को नुकसान पहुंचाते हैं। ये बॉर्डर एरिया आप देख रहे होगे, ये वाला एरिया, तो संस्कृति का भी, कल्चर का भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो बहुत सारे भारतीयों या सीमावर्ती भारतीयों की ये शिकायत रही है कि जो घुसपैठी हैं वो आ करके भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचाते हैं, जो भारतीयों के लिए आजीविका है। मान लीजिए जो भारत सरकार ने कोई योजना बनाई, ये भारत की कोई कंपनी प्राइवेट सेक्टर की, वो अगर यहाँ स्थापित है तो वहाँ पे जो रोजगार है वो कहीं ना कहीं ये घुसपैठी लोग भी उसमें शामिल होकर के भारतीयों का हिस्सा खा जाते हैं। तो इससे जनसांख्यिकी बदलाव भी हो रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे रह करके वो काफी सालों से, दशकों से, यानी 1971 का जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, उसमें क्योंकि बांग्लादेश उसी समय बना था तो उसमें बहुत सारे घुसपैठी भारत आ गए थे। तो जब भारत आएंगे तो यहाँ की स्थिति कहीं ना कहीं चेंज हो रही है इनके घुसपैठियों से। तो वही मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चा में है। और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर इस बॉर्डर क्षेत्र में लगभग 70%, क्योंकि बांग्लादेश आपको पता होगा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो इन सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ कुछ जिलों में 70% मुस्लिम आबादी हो गई। जो कि अगर आप जो है 1951 का जो हमारा जनगणना हुआ था, 1961 का जो जनगणना हुआ था, तो उसमें देखा जाए तो उसमें इतने परसेंट है नहीं, उसमें बहुत कम है मुस्लिम। लेकिन जब 1971 के बाद जो जनगणना हो रही तो उसमें 2001 में जो जनगणना हुई थी, 2001 में, उसमें देखा गया कि जो है भारत के इन सीमावर्ती क्षेत्र, जो सीमावर्ती क्षेत्र असम के, मेघालय के, त्रिपुरा के, इन वाले क्षेत्रों में क्या हो रहा है कि मुस्लिम बहुल जिले बन रहे हैं। यानी 70% ज्यादा जनसंख्या किसकी होगी? यानी अगर उस जिले में 100 लोग रह रहे हैं तो उसमें से 70% मुस्लिम है। अब इसमें ये थोड़ी कहा जा रहा है कि ये सब जो है बांग्लादेशी, लेकिन जब ये संख्या बढ़ रही है इसका मतलब जनसंख्या में बदलाव आ रहा है। तो जनसंख्या बदलाव यानी जनसांख्यिकी बदलाव यही है कि इसमें जो है दूसरे, अब इसमें बहुत सारे ऐसे भी सबूत मिले कि ये सब घुसपैठियां हैं जो ये संख्या बढ़ा रहे हैं। तो ये बड़ा मुद्दा है भारत के सुरक्षा को लेकर के भी, सुरक्षा का मुद्दा भी है, क्योंकि ये जब भारतीय ये आएंगे विदेशी तो कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा व्यवस्था भी बाधित करेंगे। इसके अलावा दूसरा मुद्दा क्या है? संसाधनों को लेकर के, क्योंकि हमारे पास संसाधन क्या है? सीमित है। संसाधन हमारे पास क्या है? सीमित है। तो संसाधन जब सीमित है तो इसमें क्या होगा? इन संसाधनों का भारतीय ही उपयोग कर पाए, दूसरा देश का नागरिक क्यों यूज करे? तो इससे संबंधित पूरा मुद्दा जो है कवर किया गया था। तो उस न्यूज में केवल घुसपैठियों संबंधित न्यूज थी, तो मैंने इसको जो अच्छे से कवर करने की कोशिश की। आई थिंक आप ये चीज समझ गए होंगे। अब इसको समझते हैं कि क्या क्या मुद्दा हो सकता है और भारत सरकार ने क्या इसके लिए किया है, पहले भी और अभी भी। आपको एक नहीं देखना है कि 2014 के बाद जब एनडीए सरकार आई तभी ये चीजें हुई, पहले भी होती रही हैं, लेकिन वो प्रभावी तरीके से नहीं हुई है। अब थोड़ा सक्रिय रूप में देखी जा रही है, इसलिए चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। और असम सरकार ऑलरेडी, और असम के लोग भी इस मुद्दे को बहुत जोरों से उठाते हैं कि हमारे जो सांस्कृतिक परंपरा है, हमारी जो है रोजगार और आजीविका के साधन है, वो कहीं ना कहीं घुसपैठिया या कह सकते हैं कि जो अवैध रूप से आए प्रवासी लोग हैं जो बांग्लादेश से, म्यांमार से आ जाते हैं, तो भारतीयों का जो संसाधन है, भारतीयों का रोजगार है, जो आजीविका की सुविधा है भारतीयों के लिए, वो कहीं ना कहीं ये घुसपैठिए उसका लाभ उठा ले रहे हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। तो इससे संबंधित यूपीएससी क्वेश्चन भी बना सकता है। अभी मैं बताऊंगा कैसे यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है। तो पहले मुद्दा समझते हैं। तो घुसपैठियों का मुद्दा आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये, इससे समझते मैप से, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। मैंने पूरा बताने की कोशिश की, फिर भी एक बार आप समझ लो कि ये है बांग्लादेश। आपको पता होगा ये व्हाइट वाला क्षेत्र बांग्लादेश का है। तो ये बना है 1971 में, 1970 यानी 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उससे पहले ये वाला जो बांग्लादेश का क्षेत्र है ये हुआ करता था पूर्वी पाकिस्तान। अगर आप देखोगे 1947 का जो विभाजन हुआ था, 1947 का विभाजन, उसमें भारत और पाकिस्तान बने। तो भारत एक तरफ था और दूसरी तरफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो आज देखते हो वो पश्चिम पाकिस्तान था उस समय, कब? 1947 में। तो इसके दो भाग थे, एक तो पश्चिम पाकिस्तान जो आज वर्तमान में दिखता है आपको, और दूसरा था पूर्वी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान ही आज का बांग्लादेश है जो 1971 में बना। तो पूर्वी पाकिस्तान ही बांग्लादेश है, ठीक है। तो ये चीज आपको कंफर्म होनी चाहिए कि बांग्लादेश की स्थिति क्या है और ये पहले क्या था। तो पूर्वी पाकिस्तान था। आपको पता ही होगा कि 1947 का विभाजन किस आधार पर हुआ है कि जहां पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वो पाकिस्तान के पास गए थे, और जो
नॉन मुस्लिम क्षेत्र थे वो भारत के पास थे। तो ये मुस्लिम क्षेत्र ही बांग्लादेश में मुस्लिम बहुल ही लोग रहते हैं। अब ऐसा नहीं कि हिंदू नहीं रहते, हिंदू भी रहते हैं, लेकिन वो अल्पसंख्यक रूप में है। कहाँ पे? इन बांग्लादेश जैसे क्षेत्रों में। इसीलिए तो भारत सरकार ने 2019 में CAA कानून लाए थे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसी के थ्रू तो कहा गया था कि नॉन मुस्लिम जो है, कहाँ के? बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, यहाँ के नॉन मुस्लिम जो लोग हैं, जो यहाँ पे अल्पसंख्यक रूप में, अगर उनको भारत आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। लेकिन उनके लिए एक डेट भी दी गई थी 31 दिसंबर 2014। तो आपको ये सारी चीजें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मुद्दा क्या था बांग्लादेश का, कि यहाँ पे जो बांग्लादेश बना 1971 में, तो 1971 के बाद से बहुत सारे जो है बांग्लादेशी या घुसपैठिए इन भारतीय राज्यों में आ गए। कहाँ कहाँ? जैसे असम वाले क्षेत्र में आ गए, मेघालय वाले क्षेत्र में आ गए, त्रिपुरा वाले क्षेत्र में आ गए, और यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में भी हैं यहाँ पे। तो ये किस लिए आते हैं? इनके पास, क्योंकि बांग्लादेश उस समय नया नया बना था, तो बहुत सारे रोजगार के साधन उनके पास नहीं थे, आजीविका नहीं थी। आजीविका मतलब भाई छोटा सा देश है, यहाँ पे भी पूरा जो है बहुत सारे कमियां क्या है। यहाँ कमी है कि यहाँ पे नदियां का जाल बहुत है। आप देखोगे इधर से गंगा नदी आती है, इधर से ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे फिर इधर तीस्ता नदी बह के आती है सिक्किम से, इधर से मैंने एक संकोच नदी बताई थी। तो बांग्लादेश में जो है जाल बहुत है, किसका? नदियों को। तो यहाँ पे उत्पादन उस तरह का नहीं होता है कि इस सारे बांग्लादेशियों को बेहतर रोजगार दे सके। तो बेहतर रोजगार की खोज में यही बांग्लादेशी क्या कर गए? अवैध रूप से भारतीय राज्यों में घुस गए। अब चूंकि उस समय हमारे पास फेंसिंग हुआ नहीं करती थी। फेंसिंग मतलब यहाँ पे बहुत सारे जो बाड़ लगाए जाते हैं ना, तार, जैसे आपने देखा होगा कि भारत पाकिस्तान वाले बॉर्डर में तार लगे हैं बड़े बड़े, ताकि कोई अवैध रूप से घुस ना आए, ठीक है। तो इस तरह की फेंसिंग उस समय थी नहीं। तो ये बहुत सारे जो बांग्लादेशी थे यहाँ भारतीय राज्यों में, पश्चिम बंगाल में, मेघालय में, त्रिपुरा में, ठीक है, इन क्षेत्रों में घुस करके यहाँ के जो लोग थे उनका कहीं ना कहीं सांस्कृतिक कल्चर, ये सांस्कृतिक जो हमारी परंपरा है उसको डैमेज कर रहे हैं, और साथ साथ यहाँ के जो रोजगार है उनको खत्म कर रहे हैं। तो ये अभी मुद्दा बना हुआ है। और अभी मैंने आपको बताया कि 2001 की जनगणना के हिसाब से यहाँ पे भारतीय राज्यों में जनसंख्या क्या हो गई? 70% तक हो गई। किनकी? मुस्लिमों की, इन्हीं सीमावर्ती राज्यों में या सीमावर्ती जिलों में, जो अलग अलग राज्यों में है, ठीक है। तो ये मुद्दा था। अब इसके लिए भारत सरकार कर क्या रही है वो समझते हैं। अब आप आई थिंक पूरा घुसपैठियों का मुद्दा समझ गए होंगे। एक मुद्दा और इसी के साथ जुड़ता है, रोहिंग्या का। रोहिंग्या भी आपने खूब सुना होगा कि रोहिंग्या जो है दिल्ली में बसे हुए हैं, जम्मू कश्मीर में बसे हुए हैं। तो रोहिंग्या कौन है? ये एक समूह है तो ये भी घुसपैठिया, मान लीजिए ये घुसपैठिया है, ऐसे समझिए, ये घुसपैठी लोग हैं इस गोले में। इसमें एक छोटा समूह है रोहिंग्या का। तो रोहिंग्या क्या है? एक समूह है। किसका है? ये मुस्लिम समूह है। मुस्लिम ये है कहाँ के? ये है म्यांमार के। इस वाले क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे एक रखाइन प्रांत है। अगर मिजोरम से जोड़कर देखोगे तो यहाँ पे इसका बांग्लादेश का यहाँ बॉर्डर है। तो इस वाले क्षेत्र में रोहिंग्या रहते हैं। तो इन रोहिंग्या को म्यांमार अपना जो है नागरिक नहीं मानता, उनको अवैध रूप से मानता कि अवैध रूप से आ गए। तो ये रोहिंग्या क्या कर गए हैं? भारत में प्रवेश कर गए हैं अवैध तरीके से, और अलग अलग राज्यों में ये जो है बस गए। तो रोहिंग्या का मुद्दा अलग है, घुसपैठियां वो भी है, लेकिन उसको हम अलग किसी आर्टिकल में कवर करेंगे। अभी हमारा जो मुद्दा है घुसपैठियों से संबंधित है। हालांकि रोहिंग्या भी जुड़ जाता है उसमें, लेकिन फिर भी हम लोग घुसपैठियों के संदर्भ में देख रहे हैं। तो एक मोटा मोटा हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर रोहिंग्या ये घुसपैठिए घुसते हैं और बड़ी समस्या क्या है। तो इस क्षेत्रों को लेकर, असम वाले क्षेत्रों में, क्योंकि असम जो है इन पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बेहतर स्थिति में है असम। अगर आप ये 7 सिस्टर देखोगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, इधर सिक्किम भी है इसमें, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों में। तो इसमें सबसे बेहतर स्थिति में, यानी सबसे ज्यादा जो है रोजगार, सबसे ज्यादा जो है अच्छी स्थिति में इन सभी राज्यों में असम है। तो आपको असम में ये मुद्दा ज्यादा देखने को मिलेगा बजाय इन राज्यों की अपेक्षा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे मुद्दा ज्यादा उठ रहा है, ठीक है। तो असम में क्यों उठ रहा है? क्योंकि रोजगार की जो सुविधाएं हैं वो असम में ज्यादा मिलते हैं। तो इसी संदर्भ में जो है बहुत सारे मुद्दे उठ रहे थे घुसपैठियों के संदर्भ में। तो भारत सरकार ने क्या क्या नियम बनाए हैं, क्या क्या किया है इसके लिए, तो ये समझते हैं। तो आप लोग जो है घुसपैठियों का मुद्दा पूरा समझ गए होंगे। जनसंख्यिकी बदलाव मैंने बताया ही कि वहां पे क्या हो रहा है, जनसंख्या एक तरीके से बदल रही है। पहले जो है कुछ परसेंट था, अब ये जो है 70% तक मुस्लिम बहुल क्षेत्र बन गए हैं जो भारतीय राज्य में है, ठीक है, भारतीय राज्यों के जिलों में। तो अब इस संदर्भ में क्या होगा कि बहुत भाई अगर ये नागरिक है भारत के तब तो ठीक है, तब तो इससे कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन अगर ये घुसपैठी है भी, तभी तो इतना ये 70% कैसे हो सकते हैं भाई। 2000 अगर 1951 की स्थिति देखें, फिर 1961 की स्थिति देखें, और एटलीस्ट जो है 1971 से पहले की जो स्थिति देखें, जब बांग्लादेश बना था उससे पहले की स्थिति देखें, तो इन राज्यों में इतने मुस्लिम थे ही नहीं। यानी कहीं 20% है या 25% है, कहीं 30% है। अगर मान लीजिए मुस्लिम बहुल जिला है तो वहाँ जो 40% है, लेकिन 70% तक जो है मुस्लिम आ जाने, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये घुसपैठिए ही है। तो इस संदर्भ में जो है
भारत सरकार ने भी और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी चिंता व्यक्त की है। और इसमें ये भी कहा गया कि हम जल्दी इन विदेशियों को बाहर करेंगे। अब ये कैसे करेंगे, इसके लिए बहुत सारे नियम भी बने हैं और बहुत सारे कानून बने हैं। तो इसको समझते हैं कि भारत सरकार क्या कर रही है इन घुसपैठियों से निपटने के लिए। तो भारत सरकार ने घुसपैठियों को रोकने के लिए नियम और योजनाएं बनाई हैं। पहला नियम क्या है, सीमा सुरक्षा और निगरानी। आपको पता होगा कि BSF और हमारी RPF, आप कहोगे RPF यहाँ क्या कर रही है, तो रेलवे पुलिस फोर्स जो होती है वो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल वाले बॉर्डर में और साथ साथ जो है बांग्लादेश और असम वाले बॉर्डर में, अगर आप यहाँ देखो तो बांग्लादेश का ये बॉर्डर शेयर बांग्लादेश से होता है। तो यहाँ पे भी हमारी बहुत सारी ट्रेनें जो बांग्लादेश जाती है, तो RPF भी वहाँ पे सक्रिय रूप में काम करती है। ठीक है, तो BSF और RPF सीमा सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है इन पूर्वोत्तर राज्यों में। ठीक है, इसके अलावा स्पेशल फोर्स भी भारत सरकार ने बनाया हुआ है इन राज्यों में, ताकि ये घुसपैठिए अंदर ना आए। फिर भी बहुत सारे ये अभी हुआ है, मतलब पहले ये थे सीमा सुरक्षा बल थे, RPF था, लेकिन अब ये एक्टिव फॉर्म में है। पहले इतनी निगरानी नहीं हो पाती थी, लेकिन अब इतनी निगरानी होती है कि इनको पुश बैक किया जाता है। पुश बैक का मतलब पीछे ढकेला जाता है, क्योंकि अभी भी ये जो है भारतीय बांग्लादेशी भारत में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश की स्थिति आपने देखा होगा पिछले 1 साल में कि वहाँ अस्थिरता है, वहाँ रोजगार नहीं है, वहाँ सरकार स्थिर नहीं चल पा रही है। तो बहुत सारे जो है कारण हैं जिसके कारण ये बांग्लादेशी भारत में घुस आते हैं। तो भारतीय जवान जो है हमारे इनको पुश बैक करते हैं, पीछे ढकेलते हैं, यानी बांग्लादेश में ही इनको कर देते हैं ताकि ये अवैध रूप से आए नहीं। और अभी हाल ही में भारत सरकार ने ये भी किया है कि बांग्लादेश की पूरी बाउंड्री उसका फेंसिंग करेंगे। फेंसिंग का मतलब वहां पे बाड़ लगाया जाएगा, यानी तारों का एक जाल बिछा दिया जाएगा ताकि कोई भी अवैध रूप से भारत में न घुसे। ठीक है, तो ये हमारी जो सुरक्षा स्थिति को निगरानी के रूप में बढ़ा रहे हैं। तो पहला ये था कि सीमा सुरक्षा और निगरानी, यानी फेंसिंग करना, बॉर्डर सड़कें बना करके वहां पे जो सुविधाएं देना। तो बॉर्डर सड़कें बना रहे ताकि हमारी फोर्स वहां पे आसानी से पहुंच सके। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम भी है कि हम लोग सर्विलांस के थ्रू भी देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति अंदर आ रहा है, कौन सा जा रहा है, ये सब चीजें देखते हैं। इसके अलावा BSF मैंने बताया आपको, RPF बताया कि सक्रिय रूप से ये विद्यमान है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में टास्क फोर्स का गठन किया गया। मैंने बताया ना कि एक स्पेशल फोर्स का भी गठन किया गया इन क्षेत्रों में, ताकि बांग्लादेश और म्यांमार से आने वाले घुसपैठियों को रोका जा सके। तो मुद्दा ये समझ गए आप कि पहली हमारी जो नियम है या कह सकते हो योजना यही है कि सीमा सुरक्षा निगरानी पे ध्यान रखना, और ये भारत सरकार ऑलरेडी कर रही है। ठीक है, और दूसरा जो है नियम क्या है, एक फॉरेनर्स एक्ट 1946 का बना था और सिटीजनशिप एक्ट। आपको पता होगा सिटीजनशिप एक्ट और ये दोनों एक ही है, 1946 का बना हुआ एक्ट है। इसी में तो संशोधन किया गया था 2019 में। इसको हम लोग जो है CAA बोल रहे थे, इसका काफी विरोध हुआ था। ठीक है, तो CAA क्या है, तो इसको भी इसी से जोड़ करके देखना है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इसी सिटीजनशिप एक्ट का ही संशोधन था। ठीक है, तो विदेशी ट्रिब्यूनल इसी कानून के तहत विदेशियों की पहचान करते हैं। जो विदेशी ट्रिब्यूनल मैंने आपको पिछले न्यूज में बताया था कि फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स इन्हीं नियमों का, यानी इन्हीं एक्ट का प्रयोग करके, सिटीजनशिप एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट 1946 का प्रयोग करके विदेशियों की पहचान करता है। अब इसको एग्जांपल समझते हैं कि असम में 30,000 से अधिक लोगों को विदेशी घोषित किया गया है। किसके द्वारा? फॉरेनर ट्रिब्यूनल के द्वारा। ये एग्जाम्पल आप इसको मेंस में लिख सकते हो। तो ये एक मुद्दा हो गया, मतलब इसका एक उदाहरण ये है जिसके तहत जो है हमारे फॉरेनर ट्रिब्यूनल जो बने हैं असम में, वो इसका निराकरण करते हैं। तीसरा है NRC। आपने सुना होगा, नेशनल रजिस्टर, ये था NRC, इसको बोलते हैं नेशनल रजिस्टर सिटीजन आई थिंक बोलते हैं, जिसमें जो है रजिस्टर होते हैं ताकि हम जो है अपने भारतीयों की पहचान कर सकें और उनका रजिस्ट्रेशन करा सकें। तो 2019 में असम से लागू हुआ, आपको पता ही होगा NRC। इसके अलावा CAA लागू हुआ, कहाँ पे? असम वाले क्षेत्र में। अभी हाल ही में इसको लागू बना 2019 में इसका अमेंडमेंट, और अभी 2024 के आसपास इसको असम वाले क्षेत्र और पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया, किसको? CAA को। ठीक है, तो CAA एक मुद्दा है जो हमारे घुसपैठियों को रोकने में मदद करता है। पांचवा क्या है? असम रिकॉर्ड। एक असम रिकॉर्ड नियम बना है 1985 का। इसका सेक्शन 6A याद रखना। इसके तहत 1971 के बाद आए प्रवासियों को विदेशी माना जाता है। मतलब 1971 के बाद जो भी बांग्लादेश से आए हैं उन सबको विदेशी माना जाएगा। इससे पहले जो कोई आए हैं तो उनको हम लोग मैंने क्या कह दिया, वो विदेशी नहीं है, वो भारतीयों में चूंकि घुल मिल गए हैं तो उनको हम विदेशी नहीं मान रहे हैं नियम के तहत। ठीक है, तो इसके तहत जो है 1971 के बाद आने वाले जितने भी बांग्लादेशी या घुसपैठी हैं उनको विदेशी माना जाता है। इसके अलावा छठवां क्या है? निर्वासन और पुश बैक रणनीति अपनाना। मैंने आपको बताया ना कि पुश बैक करते हैं, पुश बैक का मतलब पीछे ढकेलते हैं। तो ऐसे 300 से अधिक घुसपैठियों को अभी हाल ही में 2024-25 में पीछे किया गया है, बांग्लादेश में ही भेज दिया गया है। इसके अलावा एक ये नियम याद रखना, प्रिवेंशन ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स। इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है अप्रवासी। ठीक है, तो फॉरेनर्स का प्रिवेंट करना, प्रिवेंट मतलब उनका बचाव करना, किसका? अप्रवासी लोगों का। तो ये स्कीम है केंद्र सरकार के द्वारा जो है इसको फंड किया जाता है, इन्हें वित्त पोषित किया जाता है। इसी की मदद से पहचान की जाती है। इसी जो है स्कीम के तहत जो विदेशी है या घुसपैठी उनका जो है पहचान किया जाता है और उनका निर्वासन में
निर्वासन का मतलब पीछे फिर से वहीं जहाँ से आए थे वहीं फिर से भेज दिया जाता है। तो एक तो ये याद रखना, प्रिवेंशन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स, तो इसको याद रखना। इसके अलावा SIR जैसी प्रक्रिया भी हो सकती है। SIR का मतलब स्पेशल, जो चुनाव आयोग कराता है, इंसेंटिव रिवीजन जो बिहार में हो रहा है, ये प्रक्रिया भी असम और मेघालय, त्रिपुरा जैसे राज्यों में होगी। तो इससे क्या होगा, भारतीयों की, भाई वोट किसका बनता है, केवल भारतीयों का। इससे भी पहचान मिल सकती है कि जो विदेशी हैं उनको हम जो है पहचान के रूप में यहाँ से SIR जैसे मुद्दे से शामिल, क्योंकि इसमें 11-12 डॉक्यूमेंट्स वो इनके पास होंगे नहीं, इनके पास, घुसपैठियों के पास, ठीक है। तो ये भी जो है विदेशी के रूप में पहचाने जा सकते हैं, ये प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। इसके अलावा डेमोग्राफिक स्टेबलाइजेशन मिशन एक चलाया गया है। मतलब डेमोग्राफिक का मतलब हो गया जनसांख्यिकी रूप से स्टेबल करना, यानी जो जनसांख्यिकी बदलाव हो रहा है उसको स्टेबल करने के लिए एक मिशन शुरू किया गया अभी हाल ही में, तो उसका भी जिक्र आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये पूरा मुद्दा समझ में आ गया होगा। अब देखो UPSC ये मुद्दे पूछ सकते हैं कि भारत सरकार ने किस तरह, चूंकि चुनौती है हमारे लिए, घुसपैठ क्या है, चुनौतियां हैं, तो अब इस घुसपैठियों की चुनौतियों के लिए भारत सरकार ने क्या किया है, इसके समाधान के रूप में आपसे पूछा जा सकता है मेंस में, ठीक है। तो अगर आपको ये समाधान पता होंगे जो हमने ऊपर बताए, तो आप आसानी से इसका उत्तर लिख सकते हो। चुनौती तो मैंने आपको बताया ही, 1971 के बाद से ये घुसपैठिए आ रहे हैं, यहाँ के संसाधन का हनन करते हैं। तो संसाधन जो कि सीमित है भारत में, तो भारतीयों को ही नहीं मिल पा रहे हैं, हम दूसरे देश के लोगों को कहाँ से दे देंगे। तो ये हमारे पास चुनौती है। इसका समाधान यही है कि हम इनको पहचान करें। पहचान 9 तरीके से मैंने बताया, ये पॉइंट्स आप अगर देखोगे, 1 पॉइंट ये है, फिर 2 पॉइंट, 3, 4, ऐसे मैंने पूरे पॉइंट बताए आपको, है ना। तो ये पॉइंट्स आप समाधान के रूप में लिखो, फिर एक छोटा सा निष्कर्ष लिख सकते हो। अब देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस लगाए हैं जो इसी पूरे लेख पर आधारित है, आप इसको समझो। देखो कुछ प्रश्न मैंने यहाँ 4 प्रश्न लगाए हैं जो UPSC संभावित रूप से पूछ सकता है आने वाले UPSC एग्जाम में। 2026 में पूछ सकता है, 2027 में पूछ सकता है, क्योंकि अब ये मुद्दा 2-3 साल तक बना रहेगा, ठीक है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जोर देकर कहा है कि हम जितने भी घुसपैठी उनको मतलब दृढ़ संकल्प रूप से बाहर करेंगे। तो अब ये बाहर किए जाएंगे तो ये मुद्दा अखबार में या न्यूज में बना रहेगा। तो आप इस मुद्दे को लेकर के ऐसे क्वेश्चन संभावित जो है इन पे ध्यान जरूर रखना। तो पहला जैसे क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, असम में अवैध प्रवासन मैंने बताया कि प्रमुख कारकों पर चर्चा कीजिए, यानी जो अवैध रूप से घुसपैठिए आ रहे हैं उस पर प्रमुख कारण क्या है, उसके प्रमुख कारण क्या है, उस पर चर्चा करना है। और इसके सामाजिक आर्थिक परिणाम क्या है। सामाजिक क्या है, जैसे सामाजिक ऐसे बता सकते हो कि वहाँ असम के जो पारंपरिक कल्चर है, पारंपरिक संस्कृतियां, वो कहीं ना कहीं इन घुसपैठियों के आने से क्या हो रहा है, वो खत्म हो रहे हैं। क्योंकि आप देखोगे कहीं पे भी अगर जनसंख्या बाहर से आ जाएगी किसी भी क्षेत्र में, तो वहाँ की जो उनकी पारंपरिक कल्चर है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। क्योंकि जब एक जैसे लोग होते हैं वो तो एक जैसा परंपरा चलती है, जब कई लोग उसमें घुल मिल जाएंगे तो परंपरा इधर से उधर चली जाती है। तो इससे क्या होगा, सामाजिक रूप से भी प्रभावित होंगे और आर्थिक रूप से मैंने बताया ही आपको कि रोजगार हो गया, संसाधन हो गए, तो ये परिणाम आप बता सकते हो। तो ये क्वेश्चन लिखना बहुत कठिन नहीं है, आप इन्हीं पॉइंट्स को जो मैंने ऊपर बताए इसके आधार पर लिखा जा सकता है, ठीक है। आप कोशिश किया करो, आप 50 शब्द ही लिखो, 25 शब्द ही लिखो। हो सकता है शुरू में आपको परेशानी होगी, लेकिन धीरे धीरे आप लिखना सीख जाओगे। 50 शब्द लिखो, 25 शब्द लिखो, फिर उसको दोबारा पढ़ो, देखो समझ में आया कि नहीं आया, आपने जो लिखा वो जो मैंने बताया वो पॉइंट्स कवर कर पाए कि नहीं कर पाए। फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा, अच्छा ये पॉइंट छूट गया था, इसको भी लिखना चाहिए, तो उसमें 10 शब्द या 15 शब्द और बढ़ जाएंगे। फिर दोबारा पढ़ोगे तो फिर से आपको लगेगा अच्छा एक पॉइंट और लिखा जा सकता है। तो इस तरह से आप जो धीरे धीरे अपने उत्तर को बढ़ा सकते हो, ठीक। दूसरा प्रश्न है, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में जनसांख्यिकी परिवर्तन, मैंने बताया ना जनसांख्यिकी बदलाव के कारणों और प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। तो अभी हाल ही का मुद्दा ये बना हुआ है, तो हो सकता है संभावित रूप से क्वेश्चन पूछा जा सके UPSC में। तीसरा क्वेश्चन मैंने लगाया, भारत की उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर, अब उत्तर पूर्व ऐसे समझो, उत्तर पूर्व केवल देखो इसको, उत्तरी और पूर्वी ने देखो कि भारत की उत्तर पूर्वी सीमाओं पर अवैध प्रवासन आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती कैसे है। अब ये आपको पता होगा GS 3 में आंतरिक सुरक्षा से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो आपको ये जो है प्रश्न वहां भी पूछा जा सकता है आंतरिक सुरक्षा से संबंधित। तो भारत की उत्तर पूर्वी सीमाओं पर अवैध प्रवासन आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती कैसे है, समाधान सुझाइए। आपको समाधान बताने हैं, चुनौती मैंने आपको बताई ही, ठीक है। इसके अलावा NRC, मैंने NRC बताया ना, NRC और CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अवैध प्रवासन को नियंत्रित करने में कितने प्रभावी, चर्चा कीजिए। तो ये मेंस के 100-150 शब्दों में या फिर 250 शब्दों में प्रश्न बन सकते हैं। तो इन प्रश्नों के लिए आप तैयार रहना, 2026 में भी और स्टेट PCS में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो UPSC के लिए ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि UPSC संबंधित मेरा मेन मोटो होता है, ये मेरा मेन जो उद्देश्य है कि UPSC में इस तरह के क्वेश्चन जब बने तो आपसे छूटे नहीं, या आपको ये नहीं लगे कि अच्छा मैंने ये क्वेश्चन पढ़े नहीं थे। तो आई थिंक आप ये पूरा समझ गए होंगे, और 25 मिनट का डिस्कशन मैंने इस पर कर दिया है, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, जो दूसरी न्यूज थी, अब देखिए हमारा जो घुसपैठी वाला मुद्दा था वो कवर हो जाएगा। मेंस में आप किसी भी तरह का प्रश्न आ जाए आप कवर कर लोगे। तो दूसरी न्यूज क्या है, केंद्र सरकार ने श्वेत वस्तुओं के लिए, अभी मैं बताऊंगा गुड व्हाइट गुड्स क्या होते हैं,
इनको वाइट गुड्स भी बोला जाता है। अगर वाइट गुड्स कहीं लिखा जाए तो आप ये समझना श्वेत वस्तुएं के लिए पीएलआई योजना के लिए, मतलब इन वस्तुओं के लिए जो पीएलआई योजना थी हमारी भारत सरकार की, उसको फिर से शुरू कर दिया है। यानी उसकी विंडो फिर से खोल दी है ताकि जो व्हाइट गुड्स बनाने वाली कंपनियां हैं वो अपना आवेदन करके पीएलआई योजना जो है उसका लाभ ले सकें। तो व्हाइट गुड्स क्या होती हैं? ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जो सफेद कलर में होती है। आप कहोगे ऐसी कौन सी वस्तुएं जो सफेद होती हैं? तो आप ऐसे समझो जो लग्जरी वस्तुएं होती हैं। जैसे आप देखो एसी, आपने कभी काली एसी देखी है कहीं पे जिसका कलर ब्लैक हो? तो आप कहोगे बहुत मुश्किल है, मतलब ब्लैक कलर की एसी आप नहीं देख पाओगे। हमेशा आप देखो व्हाइट एसी ही रहती है। कहीं पे भी आप देख लो पूरे, मतलब कहीं पे भी आपको दूसरे कलर की एसी नहीं दिखेगी। तो ऐसी वस्तुएं जिनका कलर ही व्हाइट है, जैसे एसी हो गई, इसके अलावा वॉशिंग मशीन, इसके अलावा आपका जो है और भी, मतलब इसमें लग्जरी चीज आप शामिल कर सकते हो। तो व्हाइट वस्तुएं जो बनाती हैं, फ्रिज हो गई, जैसे अब तो हालांकि ये कलर में आ गई, नहीं पहले ये व्हाइट ही बना करती थी। तो फ्रिज हो गया, एसी हो गया, ठीक है। तो इनको सबको व्हाइट गुड में ही रखा जाता है। तो आप मोटा मोटा समझ लो कि जो लग्जरी वस्तुएं हैं जो आजकल आम परिवारों का हिस्सा बन गई हैं, ये एसी, कूलर, फ्रिज, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका पानी गर्म करने वाला, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो वो सब चीजें इसी लग्जरी वस्तुओं में नहीं व्हाइट गुड्स में आती हैं। तो व्हाइट गुड्स को फायदा देने के लिए भारत सरकार ने क्या किया है कि पीएलआई योजना फिर से खोल दी है। अब पीएलआई योजना आपको पता ही होगा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी इनका उत्पादन जो भी कंपनियां करेगी उनको ये योजना का लाभ मिलेगा। कैसे मिलेगा? जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है, ठीक है, उसका उत्पादन अभी 20 हो रहा है, यानी 20 वस्तुएं वो डेली बनाती है। अब भारत सरकार ने कहा कि अगर आप 22 वस्तुएं बनाएंगे और मतलब रोजगार देंगे, 22 वस्तुएं बनाएंगे, तो हम आपके वस्तुओं में कुछ सब्सिडी भी दे देंगे। किसके तहत? इसी पीएलआई योजना के तहत, ताकि उत्पादन बढ़ा सकें। अब इसका उद्देश्य क्या होता है? अब आप कहोगे इससे तो सर जो है संसाधन कहीं ना कहीं हमारे खराब हो गए। इसका मेन उद्देश्य है रोजगार पैदा करना। पीएलआई योजना का मेन उद्देश्य रोजगार ज्यादा से ज्यादा हो। दूसरा, जो हमारे विदेशी वस्तुएं जो हमारे भारतीय क्षेत्र में आ गई हैं, मतलब विदेशी वस्तुएं, जैसे मान लीजिए अमेरिका है, अमेरिका कुछ वस्तुएं हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करता है, यानी हम इंपोर्ट करते हैं। तो उन वस्तुओं में जो हमारी निर्भरता है वो खत्म हो सके, इसीलिए इस योजना को भारत सरकार ने काफी तवज्जो दी है कि इस योजना के तहत हम अपने जो घर में चीजें बना सकें, यानी स्वदेशीकरण पे फोकस किया गया है, देशीकरण पे फोकस किया गया इसी योजना के तहत, ताकि हम आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ सकें। क्योंकि हमारा मेन मोटो है कि हम आत्मनिर्भर रहेंगे तो हम किसी देश के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि कब कौन सा देश पलट जाता कोई भरोसा नहीं है, फिर हमारी स्थितियां दिक्कत में आ जाती हैं। तो इसका मेन उद्देश्य है कि हम आत्मनिर्भर बने। तभी भारत सरकार ने पीएलआई योजना शुरू की थी अप्रैल 2020 में। आपने देखा होगा कोविड के समय इस योजना को शुरू किया गया था, क्योंकि उस समय कंपनियां बहुत ज्यादा परेशान थी, तो उसमें सब्सिडी दे करके उनका प्रोडक्शन बढ़ाया गया ताकि हम दूसरे देश पर निर्भर न रहें और आत्मनिर्भर बन सकें। तो इसका मेन उद्देश्य आप समझ गए होंगे। तो मेन ये था व्हाइट गुड्स। हो सकता है यूपीएससी पूछ ले व्हाइट गुड्स क्या है, तो आपको पता होना चाहिए व्हाइट गुड्स क्या है। ये प्री के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। और पीएलआई योजना तो काफी चर्चा में रहती है, तो इसको आपको पता ही होगा। अभी हाल ही में एक योजना और शुरू हुई है, ईएलआई, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। तो इसको भी आप पढ़ना, ईएलआई योजना क्या है। मैं बता देता हूँ मोटा मोटा। ये योजना उन कंपनियों के लिए जो रोजगार ज्यादा से ज्यादा देंगी, जितना रोजगार उनको इस स्कीम का फायदा ज्यादा मिलेगा, मतलब रोजगार देंगे उसको, इस योजना के तहत कुछ अलग से भारत सरकार पैसा उस कंपनी को दे देगी। अगर मान लीजिए पहले वो लोग 10 लोग रखते थे, अब वो अगर 12 लोग रखेंगे तो 2 लोगों के लिए एक्स्ट्रा पैसा कुछ सब्सिडी के रूप में, जैसे मान लीजिए उनके पास देने के लिए 10 ही लोगों के लिए पैसा है और कुछ पैसा मान लो 10,000 रुपये और दे सकती है। तो भारत सरकार ने कहा ऐसा करो, आप 2 लोग और रख लो, जो 10,000 रुपये आप दे सकते हो, ये तो 2 ही, हमसे ले लो 15-15 हजार और, तो इन 2 कर्मचारियों को और पैसा दे सकते हो। तो ये ईएलआई योजना भी याद रखना, ये भी शुरू की गई है 2025 में। आपने सुना होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त से ये स्कीम की घोषणा की थी कि 15 अगस्त से ये लागू हो जाएगी। तो इसको याद रखना आप, ठीक है। पीएलआई योजना अगर पढ़ रहे हो तो ईएलआई योजना भी याद रखना, ठीक। आगे चलते हैं। इसका नाम प्रधानमंत्री से जोड़ कर रखना, ईएलआई योजना प्रधानमंत्री से जोड़ करके कुछ नाम है इसका, प्रधानमंत्री रोजगार करके है, रोजगार प्रोत्साहन योजना करके, ठीक। आगे चलते हैं। तीसरी न्यूज क्या थी? एक तो मैंने आपको पीछे अगर आपने सुना होगा तो मैंने बताया था कि जो कोर्ट्स हैं उनमें बहुत सारे मामले लंबित होते हैं, तो उससे क्या आ रहा है कि कोर्ट का बोझ बढ़ रहा है। तो उसी संबंधित एक जो है एक आंकड़ा आया था, तो मैंने इसको कवर कर लिया है। लंबित मामलों की संख्या उच्चतम स्तर का मतलब उच्च न्यायालय के स्तर पर पहुंचने से सुप्रीम कोर्ट में समस्या बनी हुई है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, एक जो है डेटा बनाने वाली अलग से छोटी सी एजेंसी है ये डेटा ग्रिड, के अनुसार वर्तमान में 69,553 मामले, आप मोटा मोटा समझ लो 70,000, ठीक है, 70,000 मामले दीवानी यानी सिविल मामले हैं और 18,864 मामले, आप इसको ऐसे समझ लो 19,000 मामले लगभग फौजदारी यानी क्रिमिनल वाले मामले हैं। और ये कहाँ पे लंबित है? सुप्रीम कोर्ट में। तो आप समझो, अब आप इस समय सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश हैं, यानी 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, ये मिल करके इस
इसको मतलब ये जो बोझ है मुकदमों का या लंबित मामलों का, इनको कम करने के लिए ये 34 न्यायाधीश रेगुलर काम कर रहे हैं। और हाल ही में अभी ग्रीष्मकालीन जो छुट्टियां होती हैं, ग्रीष्मकालीन, उन छुट्टियों को हमारे जो CJSI जो नए चयनित हुए हैं, CJI, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने ग्रीष्मकालीन छुट्टियों को एक तरीके से कह दिया था कि आप इन छुट्टियों को आंशिक कार्य दिवस के रूप में शुरू कर दिया था, कि आंशिक कार्य दिवस में बदल दिया था, ताकि ये जो मामले इनको कम किया जा सके। तो ये छुट्टियां बहुत कम दी गई थी ग्रीष्मकालीन, इसमें कुछ कुछ काम होता रहा ताकि ये मामले कम हो सके। तो याद रखना कि ये जो बढ़ते मामले, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय बने हुए हैं। आज भी न्याय प्रणाली में क्या सुधार हो सकते हैं, न्याय प्रणाली में चुनौतियां क्या है, न्याय प्रणाली में और क्या किया जा सकता है, तो अभी आप इनमें सुधार के रूप में या इन मामलों को उदाहरण के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, मैंने पीछे भी चर्चा की है न्यूज में, तो वहां पर मैंने प्रश्न भी बताए थे मेंस से संबंधित, तो आप वो न्यूज अगर देखे होगे तो इसको आप लिंक कर लोगे। ठीक है, तो आई थिंक आप इस चीज समझ गए होगे। आगे चलते हैं। अगली न्यूज थी दोस्तों चौथी, कि 18 साल से कम उम्र में विवाहित महिलाओं की उच्चतम संख्या वेस्ट बंगाल में। अभी मैंने आपको एक SRS डेटा बताया था, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे डेटा। ये कौन निकालता है? जो जनरल रजिस्ट्रार है, जो गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, उसने अभी हाल ही में 2023 के पूरे आंकड़े जारी किए हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। इसी SRS आंकड़े के तहत ये कहा गया कि 18 साल से जो कम उम्र की महिलाएं हैं, उनमें सबसे ज्यादा अनुपात उन महिलाओं का जो शादी कर लेती हैं 18 साल से कम उम्र में, वो सबसे ज्यादा कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। मतलब अनुपात है, ध्यान रखना, संख्या नहीं है। जैसे मान लीजिए वेस्ट बंगाल में 100 महिलाएं हैं, तो उसमें से लगभग 6 महिलाएं क्या कर ले रही हैं? शादी कर रही हैं 18 से कम उम्र में। तो ध्यान रखना, ऐसी संख्या 100, मैंने एक आंकड़ा बताया कि 100 में से 6 महिलाएं ऐसी थी जो वेस्ट बंगाल में 18 से कम उम्र में शादी कर लेती थी। सबसे ज्यादा अनुपात यही है। मतलब अन्य राज्यों में जैसे मान लीजिए दूसरा झारखंड था, जैसे ये भी याद रखना कि दूसरे नंबर पर झारखंड था, तो वहां पे मान लीजिए 100 महिलाओं में से 5 महिलाओं ही शादी करती हैं। तो वेस्ट बंगाल में कितनी थी? 6। तो एक आंकड़ा था इसका, आप याद रखना कि सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में ऐसी महिलाएं जो 18 से कम उम्र में शादी कर लेती हैं। तो ये SRS डाटा आप गूगल करके अच्छे से पढ़ लो। मैंने पीछे भी न्यूज में कवर किया है इसके कई सारे न्यूज, कि कौन सा राज्य ज्यादा फर्टिलिटी, उनका जो है FTR रेट बताया था ना, फर्टिलिटी टोटल रेट करके कुछ ऐसा था, तो उसको आप पीछे न्यूज में कवर करो। SRS डाटा मैंने पूरा कवर किया है, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें बताई। CBR जैसे बताया था, क्रूड बर्थ रेट, ठीक है, FTR या FRT या TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, हाँ TFR बताया था। तो वहां आप चीजें कवर करो जाकर के। ठीक, वो मैंने पीछे बताया। इनकी सारी लिंक आपको नीचे मिल जाएंगी। जो 14 सितंबर तक हम लोग न्यूज कर चुके हैं, उसमें ये सारी न्यूज कवर की गई है। आप लोग देखते नहीं, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है। अगर आप रेगुलर देख रहे होगे तो ये मैंने डेटा पूरा अच्छे से कवर किया है और डिटेल में कवर किया था। और उसमें बहुत सारे बिहार जैसा राज्य, दिल्ली जैसे राज्य को भी कवर किया था। तो डिटेल में जब शुरू में आया था तभी मैंने इसको कवर किया था, और ये आंकड़ा भी आया था तो मैंने इसको शामिल कर लिया। ठीक है, तो ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल 18 साल से कम उम्र में विवाहित महिलाओं की उच्चतम संख्या या उच्चतम अनुपात रखता है, संख्या नहीं अनुपात। ठीक है, अगली न्यूज थी दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्यों सहित बंगाल के क्षेत्रों में 5.8 तीव्रता का भूकंप आया। मैंने एक न्यूज कवर करी थी अफगानिस्तान की। अगर आप 2 सितंबर या 1 सितंबर की न्यूज देखोगे तो अफगानिस्तान के भूकंप के बारे में मैंने डिटेल में चर्चा की थी। ठीक है, उससे जोड़ करके वहां पे मैंने भूकंप के क्या क्या प्रकार होते हैं, मतलब भूकंप कितने तरीके से आता है और कौन कौन सी प्लेटें हैं आसपास, ठीक, तो वो मैंने कवर किया था। आपको इसमें जो भूगोल है, भूगोल और आपदा प्रबंधन दोनों से जोड़ करके इसको पढ़ना चाहिए, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट। भूगोल से आप क्या पढ़ना है आपको? भूकंप। भूकंप में तरंगे जो होती है, P तरंग, S तरंग, L तरंग, इनको आप अपने भूगोल सब्जेक्ट से कवर करो जाके। तो भूकंप वहां आप अच्छे से कवर कर सकते हो। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या कर सकते हो कि हमारी जो NDRF टीम है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम फोर्स, NDRF और SDRF, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, तो ये SDRF NDRF क्या रणनीति अपनाती है जब भूकंप आता है। ठीक है, तो इनको मेंस के दृष्टिकोण से आप इनको तैयार कर लो अच्छे से। तो ये भूकंप आया था इसलिए मैंने बता दिया, ताकि आपको कोई PCS में कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। और ये आया कहाँ था? असम में। मतलब इसका एपी सेंटर कहाँ था? असम में। लेकिन इसका क्षेत्र मतलब काफी दूर तक रहा, यानी बंगाल वाले क्षेत्र तक इसका असर रहा है। ठीक है, एपी सेंटर इसका जो था उदलगुड़ी जिला था असम का, वहां पे इसका एपी सेंटर था। यानी फोकस, आपको पता ही होगा कि केंद्र होता है एक, जो है एपी सेंटर होता है, एपी सेंटर जहां से भूकंप का उद्गम होता है। आपको पता होना चाहिए फोकस क्या होता है। इसीलिए मैंने कहा कि भूकंप आप पढ़ोगे तो फोकस भी वहां समझ में आएगा, एपी सेंटर भी समझ में आएगा, यानी अभिकेंद्र और केंद्र, ये दोनों जाकर के आप उसमें भूगोल वाले चैप्टर में इसको भूकंप को अच्छे से कवर करो जाके। ठीक है, ये मैंने न्यूज कवर कर दी, तो आपको भूकंप पढ़ लेना चाहिए। और फैक्ट के रूप में उदलगुड़ी जिला या असम याद रखना कि इस क्षेत्र में आया था। कितने तीव्रता का? 5.8 तीव्रता का। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली न्यूज थी दोस्तों, प्रधानमंत्री ने भारत के पहले बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। अभी आपको पता होगा इथेनॉल हमारे यहाँ किससे किससे बनता है। इथेनॉल, जिसे मान लो आपने सुना होगा इथेनॉल ब्लेंडिंग, यानी इथेनॉल का मिश्रण किसमें? पेट्रोल में।
तो इथेनॉल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इसलिए भी बनाया जा रहा है ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके। और पेट्रोल में इसको मिला दिया जाता है तो पेट्रोल इसकी एक तो जीवाश्म जो क्षमता है इसकी इथेनॉल की, यानी दहन क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि अच्छा मिक्सर बनता है पेट्रोल के साथ और अच्छे से दहन होता है। तो गाड़ियों में भी इसका फायदा है, जो नई टेक्नोलॉजी गाड़ियाँ बन रही हैं, ठीक है। तो इथेनॉल हमारे यहाँ बनाया जाता है किससे? एक तो राइस से, यानी जो बेकार राइस हो जाता है या बेकार सड़ जाता है, बहुत सारा चावल धान सड़ जाता है तो उससे बना लेते हैं। इसके अलावा जो मक्के से, यानी कॉर्न वाले से, तो अगर हमारे खाने यूज नहीं होगा तो इथेनॉल में यूज होगा। इसके अलावा हमारा जो गन्ना है उससे बनाया जाता है, तो आपको पता ही होगा गन्ना किसानों को इससे काफ़ी लाभ हो रहा है इथेनॉल से, ठीक। तो जो हमारा जो लक्ष्य था 2025 तक का 20% इथेनॉल मिलाने का, वो हमने पूरा कर भी लिया है। तो इथेनॉल बनाने के लिए अलग अलग जो है फसलों का प्रयोग किया जाता है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है कि बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया, यानी अब बांस से भी इथेनॉल बनेगा। आपको पता होगा इथेनॉल किससे बनता है? जितने भी बायो वाले क्षेत्र, मतलब कि बायो फसल होती हैं उनसे इथेनॉल बनाया जा सकता है, तो बांस भी इसमें आ सकता है। तो बांस से भी अब इथेनॉल बनाया जाएगा। इसके लिए एक संयंत्र का उद्घाटन किया गया असम में, तो पहला संयंत्र है, याद रखना है, बांस आधारित, ठीक। ये उदाहरण के रूप में मेंस में लिख सकते हो आप अच्छे से कि कौन कौन से क्षेत्र से हमें इथेनॉल प्राप्त हो सकता है, ठीक। तो ये पहला संयंत्र है जिसको प्रधानमंत्री जी ने स्थापित किया है और ये असम के गोलाघाट जिले में स्थित है, ठीक है। तो इसका नाम याद रखना कि बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। एक अगली न्यूज थी दोस्तों एडिटोरियल संबंधित, द हिंदू में एडिटोरियल आया था, पोजिशनिंग इंडिया इन एन अनरूली वर्ल्ड। अब मैंने देखो ये विदेश नीति में, जब आपको विदेश नीति मैंने पहले भी बहुत सारी चीजें बताई, पंचशील, गुजराल सिद्धांत और कौन कौन से विदेश नीति में हमारे कूटनीतियां या डिप्लोमेसी शामिल होती है। जैसे सॉफ्ट पावर मैंने बताया था, सॉफ्ट पावर कूटनीति, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी बताया था ना, तो उसी संदर्भ में ये एडिटोरियल था। तो मैंने इस पर ज्यादा कुछ लिखा नहीं, क्योंकि बहुत सारा इसमें केवल एक तरीके से बताई गई थी चीजें कि भारत को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसका जो मेन मुद्दा था अनियंत्रित विश्व में, आपको पता होगा कि पूरे विश्व में एक होड़ मची है। क्या होड़ मची है? कि अमेरिका चाहता है कि हम उन देशों पर टैरिफ लगा दें जो हमारे देश से लाभ उठाते हैं। तो एक तरीके से पूरा विश्व ना कहो तो मतलब बहुत सारे विकासशील देश और विकसित देश अनियंत्रित रूप से बढ़ रहे हैं। तो एक तो मांग ये भी हो रही कि हमारे जो यूएन है उसमें सुधार होना चाहिए। इसके अलावा जो अन्य विकसित देश है, जैसे अमेरिका, यूएसए है, चीन है, इनको हम लोग काउंटर करने के लिए कहते हैं कि यूएन में सुधार हो, क्योंकि यही केवल परमानेंट मेंबर क्यों बने यूएन का, ठीक है। इन सब के लिए बोला गया है इस लेखक के द्वारा कि अनियंत्रित विश्व में भारत की स्थिति क्या है। इस संदर्भ में ये काफी चर्चा में एडिटोरियल था। तो इसमें कुछ विशेष बात नहीं थी, केवल विदेश नीति थी। तो मैंने विदेश नीति ऑलरेडी आपको कवर की है किसमें, पिछली न्यूजों में। अगर आप रेगुलर देख रहे होगे विदेश नीति संदर्भित जो भी था मैंने वहां कवर किया। तो मैंने इस एडिटोरियल में ज्यादा चीजें लिखी नहीं, लेकिन आप इसको जो है जोड़ करके देख सकते हो किससे, कि भारत जो है इस अनियंत्रित विश्व में कहाँ खड़ा है। तो इसको जोड़ करके आप एक तो लिख सकते हो प्रश्न कि भारत अपने खाद्य सुरक्षा के लिए, ऊर्जा सुरक्षा के लिए, अपने अलग अलग क्षेत्रों में एक तरीके से अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। जैसे आप देखोगे कि भारत ने क्या किया है, अभी जैसे अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगाया, तो भारत ने क्या किया, सीधे जो है चीन और रूस के साथ अपने संबंध बना लिए, क्योंकि रूस हमारा मित्र है भी, हमारे बहुत सारे संबंध रूस से भी है, आर्थिक हो या सामरिक हो। जैसे हम रूस से क्रूड ऑयल लेते हैं बहुत बड़ी मात्रा में। तो इस तरह भारत अपनी स्थिति मजबूत किए हुए है अनियंत्रित विश्व में, ठीक है। तो ये एडिटोरियल केवल मतलब एक तरीके से यह था कि भारत की स्थिति क्या है उस संदर्भ में था। तो अगर इससे संबंधित मैं आगे भी कुछ चीजें कवर करूंगा तो आप ये ना सोचना कि मैंने ये जो है आधा छोड़ दिया है। मुझे पता है कि भारत की स्थिति से संबंधित जो भी न्यूज आएगी अभी मुझे, क्योंकि आईआर से संबंधित बहुत सारे न्यूज आने वाले हैं, तो उसमें इसको मैं कवर कर लूंगा। इसलिए मैंने इसको पूरा कवर नहीं किया, क्योंकि आगे न्यूज जो भी आएगी, अभी बहुत सारी न्यूज आनी है भारत के संदर्भ में। तो अभी हमारे पास 7-8 महीने लगभग, तो हम ये चीजें कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मेंस के दृष्टिकोण से केवल आप इतना समझ लो कि भारत की स्थिति इस समय मजबूत है और भारत संप्रभु राष्ट्र है, तो वो अपने हिसाब से निर्णय लेता है। और भारत की कुछ डिप्लोमेसी भी है, वो एससीओ से संबंधित तो देखा होगा अभी शंघाई सहयोग संगठन में भारत की स्थिति क्या रही, ठीक। इसके अलावा जो है भारत क्वाड जैसे जो है मंच से अपने आप को मजबूत दिखाता है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनसे भी अच्छे संबंध भारत के बने हुए। तो अब विश्व की स्थिति कैसी भी हो, भारत की स्थिति इस समय बेस्ट है और रहेगी भी, क्योंकि भारत कूटनीति भारत की जो है बहुत मजबूत है। हालांकि भारत की विदेश नीति में इस समय कुछ सवाल जरूर उठ रहे हैं, लेकिन भारत ने ऑल ओवर देखा जाए तो अपनी स्थिति मजबूत कर रखी पूरे विश्व में। और बहुत सारे देश भारत को अपना एक तरीके से लीडर भी मानते हैं। अगर आप देखोगे गुटनिरपेक्ष हो गया, गुटनिरपेक्ष जो नेम बना था हमारा, उसमें हमारी स्थिति बहुत मजबूत है। हम जो है इन देशों के, किस देशों के, ग्लोबल साउथ देशों के लीडर बने हुए हैं, ग्लोबल साउथ। तो ये सब चीजें आपको पता ही है पहले से।
ठीक है। तो ये सब चीज़ें कवर करने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी कवर करता रहता हूँ पीछे की चीज़, तो वही सब बातें थी, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा अच्छे से कवर नहीं किया है। मोटा मोटा आपको बता दिया। इस ट्यूटोरियल का मेन जो है उद्देश्य क्या था, भारत की स्थिति बताना था, तो वो मैंने आपको मोटा मोटा बता भी दिया है। और इसमें कुछ था नहीं, जैसे न्याय के बारे में चर्चा था, पंचशील सिद्धांत के बारे में चर्चा था। इसके अलावा भारत की जो है SCO में जो मजबूत स्थिति दिखाई गई है वो बताया गया। इसके अलावा भारत ने सार्क, ठीक है, सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, इसमें भारत किस स्थिति में है। तो इन सब स्थिति में देखोगे तो भारत की स्थिति क्या है, मजबूत है। और भारत इस अनियंत्रित विश्व में कभी भी डगमगाया है नहीं है। आप देखो पिछले 75 या 77 सालों में, लगभग आज़ादी के हमारे 78 साल हो गए, और 78 सालों में आप देखो भारत की विदेश नीति कभी भी, केवल अगर 1991 की स्थिति थोड़ी सी देखोगे, वहां पर भी हम लोगों ने चीज़ों को संभाल लिया था, कभी भी डगमगाई नहीं है। ये किसी विश्व के सामने हमने हाथ नहीं फैलाए। हमने यहाँ तक कि ग्रीन रेवोल्यूशन किया, अपने आप को मजबूत किया। जहाँ हम लोग जो है दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे अनाज के लिए, आपने जाना होगा कि जो है जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उससे पहले अमेरिका ने कौन सा गेहूं भेजा था, ऐसा गेहूं जो जानवर खाते हैं। तो उस तरह की चीज़ें थी पहले, और अब हम ऐसी स्थिति में कि हम दूसरे देशों को अपने देश से एक्सपोर्ट करते हैं। तो बहुत सारे देश, अभी आपने देखा होगा कि जो है मैंने एक न्यूज़ कवर की थी कि अमेरिका और पराग्वे जैसे देश WTO में भारत की शिकायत कर रहे हैं कि भारत जो है अपने अनाजों का निर्यात बढ़ाए और अपने किसानों को जो MSP देता है उसको कम करे। तो उस संदर्भ में भी मैंने बताया था आपको। तो भारत अब बहुत मजबूत स्थिति में, उसी संदर्भ में पूरा लेख ही था, ठीक है। तो आपको आई थिंक पूरी जो मेन इसका उद्देश्य था, पोजीशनिंग इंडिया इन एन अनरूली वर्ल्ड, वो आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर भी चीज़ें नहीं समझ में आती तो आप कमेंट जरूर किया कीजिए, ताकि हम इस पर और बेस्ट तरीके से आपको, जैसे मैंने आपको ये कवर किया ना ये वाला मुद्दा, घुसपैठियों वाला अच्छे से, ये इसी तरह मैं विदेश नीति में भी अच्छे से इसको कवर कर सकता हूँ। तो आप कमेंट किया कीजिए, तो हम चीज़ें और बेहतर करके लाने का प्रयास करेंगे। तो आज दोस्तों इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलेंगे आप लोगों से। और आप रेगुलर हमारी न्यूज़ देखते रहिए और इसी तरह हमारा सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम और बेहतर स्थिति में आ जाए। तो आप लोगों के लिए और विशेष सुविधाएं दे सकते हैं, ठीक है, विशेष। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना कि आप जब सपोर्ट करोगे तभी हम जो है PPT हो गया या वॉइस पे जो कुछ चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हम सुधार पाएंगे। तो आपके सपोर्ट से ही हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम अभी यूट्यूब और ऑनलाइन जैसे क्षेत्र में नए हैं, तो अभी हम लोगों के पास पढ़ाने का अनुभव कम नहीं है। आपने कंटेंट देख करके जान लिया होगा कि हमारा जो कंटेंट है वो बेहतर है। बस जो हमारी जो पठन पाठन की शैली है वो इस नए प्लेटफॉर्म को लेकर के थोड़ी सी, ये कह सकते हो, असहज है। ये कह सकते हो थोड़ा सा भी समय लगेगा, और धीरे धीरे हम चीज़ें सुधार लेंगे। जो हमारी कमियां हैं वो हम लोग पूरी कर लेंगे। और आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में भी आती होंगी। तो जहाँ भी कमी समझ में आए आप कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम लोगों को जो है उससे मोटिवेशन मिलता है कि हमें कहाँ सुधार करना है। आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें इस चीज़ का पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ पे कमी कर रहे हैं, कहाँ पे हमारी कमी रह गई है, ठीक है। तो आप कमेंट कीजिए और इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, तो आपको चीज़ें बेहतर मिलती रहेंगी, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।